Hello everyone, this is Sachin. Welcome to Mind Mingle Academia. This is the part 2 of your social movement chapter. और इसके बाद आपका जो सोशल मूवमेंट चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम पार्ट 2 को डिस्कस करते हैं। इसके अंदर हम कुछ न्यू फार्मर्स मूवमेंट है इंपॉर्टेंट, उन्हें डिस्कस करेंगे। देन वर्कर मूवमेंट है, उन्हें डिस्कस करेंगे। ट्रेड यूनियन की स्थापना कैसे हुई उसे डिस्कस करेंगे। कास्ट बेस्ड जो मूवमेंट है उन्हें डिस्कस करेंगे। एंड बैकवर्ड क्लास जो मूवमेंट है एंड वुमेन्स मूवमेंट है उन्हें डिस्कस करेंगे, देखेंगे और समझेंगे कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अगर आपने पहला वाला लेक्चर नहीं देखा है, मतलब सोशल मूवमेंट का पार्ट 1, तो आप उसे देख लेना, फिर इस पार्ट को देखना। इससे क्या है, आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो बन जाएगी। और ये चैप्टर है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपकी CUET पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखना, ऐसे मिस मत करना। और इसमें से आपकी CUET के अंदर काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। तो जितनी भी मैं आपको मूवमेंट्स इसके अंदर करा रहा हूँ वो आपको पता होना चाहिए और उनकी डेट भी आपको पता होना चाहिए। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो आज हम न्यू फार्मर्स मूवमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये क्या है न्यू फार्मर मूवमेंट? देखिए, आपने फार्मर मूवमेंट के बारे में सुना तो ज़रूर होगा कि ज़्यादातर जो फार्मर मूवमेंट हैं वो नॉर्थ रीजन में होते हैं। और कुछ टाइम पहले, मतलब 2019, 20, 21, 22 के आसपास, मतलब आपने देखे होंगे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी, इन एरियाज़ के अंदर फार्मर्स मूवमेंट हुए थे, है ना। फार्मर्स मूवमेंट होते क्यों हैं, है ना। तो क्या होता है कि जब इन लोगों के जो डिजायर्स होते हैं वो फुलफिल नहीं होते हैं बाय द गवर्नमेंट, तो ये लोग जो फार्मर्स होते हैं वो मूवमेंट करने लग जाते हैं। जैसे ना, उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है और उनका जो प्रोडक्शन है वो अच्छा नहीं हो रहा है और जो टैक्स वगैरह है वो गवर्नमेंट के द्वारा फसल पर बढ़ते जा रहे हैं ना। तो इस वजह से क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं वो मूवमेंट करने लग जाते हैं। डिस्कस करते हैं। द न्यू फार्मर्स मूवमेंट बिगिन इन 1970s इन पंजाब एंड तमिलनाडु। देखिए, जो न्यू फार्मर्स मूवमेंट है वो स्टार्ट हुए लगभग 1970 के दशक से पंजाब और तमिलनाडु के अंदर मेनली देखे गए शुरुआती दिनों में, है ना। दीज मूवमेंट्स वर रीजनली ऑर्गेनाइज्ड, वन नॉन पार्टी एंड इन्वॉल्व फार्मर रेदर देन पीसेंट्स। देखिए, जो ये मूवमेंट होते थे वो रीजनली ऑर्गेनाइज्ड होते थे, मतलब ये केवल फार्मर्स का मूवमेंट होता था, इसके अंदर और कोई नहीं होता था। जैसे ये नॉन पार्टी मूवमेंट है, इसके अंदर कोई पार्टी नहीं होती थी, कोई लीड नहीं कर रहा है इन्हें, है ना। केवल फार्मर होते थे और जो पीसेंट वगैरह होते थे वो इसके अंदर इन्वॉल्व होते थे। द बेसिक आइडियोलॉजी ऑफ द मूवमेंट वॉज स्ट्रांगली एंटी स्टेट एंड एंटी अर्बन। देखिए, जो इस मूवमेंट की आइडियोलॉजी होती थी वो बेसिकली क्या होती थी, ये एंटी स्टेट होते थे, मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ होते थे, और एंटी अर्बन होते थे। गवर्नमेंट भी उन्हें उन अच्छे दामों में नहीं खरीदती है जिससे किसानों को ज़्यादा प्रॉफिट हो सके, तो इसी वजह से फार्मर्स मूवमेंट करते हैं। द फोकस ऑफ डिमांड वर प्राइस रिलेटेड इशू। देखिए, वो मांग करते हैं जैसे कि प्राइस अच्छे होने चाहिए, है ना। प्राइस प्रोक्योरमेंट की बात करते हैं, रिम्यूनरेटिव प्राइस के बारे में बात करते हैं, और जो टैक्सेशन और नॉन रिपेंट लोन वगैरह होते हैं उससे रिलेटेड बात करते हैं। देखिए, किसान क्या होता है कि किसान पूरे 6 महीने में, लगभग 6-8 महीने में, 6 से 8 महीने के अंदर एक उनकी फसल तैयार हो पाती है और देन वो उसे, आपने सुना होगा, मंडी समिति गवर्नमेंट के द्वारा चलती है। उन्हें वहाँ ले जाकर, किसान वहाँ ले जाकर अपनी फसल को बेचते हैं और फिर उन्हें वहाँ पर काफ़ी टैक्सेशन अगर पे करना पड़े और फसल का भी वो दाम ना मिले जिस तरीके से उन्होंने उसके लिए मेहनत की थी, तो हर किसी का डिज़ायर होता है, वो हर्ट होता है। तो इस वजह से जो किसान होते हैं वो हर्ट हो जाते हैं। देन वो ऐसे मूवमेंट वगैरह को लीड करते हैं जिससे उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके और फिर उनके बारे में थोड़ा गवर्नमेंट के द्वारा सोचा जाए। तो इम्पॉर्टेंट है, मूवमेंट्स वगैरह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। यही जो मूवमेंट्स होते हैं हो सकता है वो कभी कभी अच्छे के लिए हों और उससे हमारे देश की जो दशा है वो सुधर सके। अब हम वर्कर मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। देखिए, वर्कर मूवमेंट होते कौन है या फिर ये वर्कर कौन होते हैं और ये मूवमेंट क्यों करते हैं। देखिए, जो वर्कर होते हैं वो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं, है ना। और जब उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा होता है तो वो मूवमेंट करने लग जाते हैं, तो इसी को हम वर्कर्स मूवमेंट बोलते हैं। फैक्ट्री प्रोडक्शन इन इंडिया बिगिन इन अर्ली 1860s बाई कॉलोनियल पावर। देखिए, आप सबको पता होगा कि फैक्ट्री प्रोडक्शन इंडिया के अंदर लगभग 1860 के दशक में ही शुरू हो गया था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आई और उसने फैक्ट्री वगैरह की स्थापना की। तो वहाँ से ही जो वर्कर वगैरह थे इंडिया के लोग उसमें काम करते थे, है ना। तो वहाँ से हमारा जो फैक्ट्री प्रोडक्शन था वो शुरू हुआ। द जनरल पैटर्न ऑफ ट्रेड सेट अप बाई वॉज वन इन विच रॉ मटीरियल वर प्रोकर्ड फ्रॉम इंडिया एंड गुड्स मैन्युफैक्चर इन द यूनाइटेड किंगडम व मार्केटेड इन द कॉलोनी। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जो पॉइंट है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे हम बहुत कुछ समझ सकते हैं। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ऐसा बोलती है कि हमने भारत को नहीं लूटा है,
लेकिन ये पॉइंट डिफाइन करता है कि आपने भारत को लूटा है या नहीं लूटा है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? देखिए, इसमें एक जनरल पैटर्न दिखाया गया है कि जो रॉ मटेरियल है वो इंडिया से लेके जा रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। ब्रिटिशर लोग इंडिया से लेके जा रहे थे रॉ मटेरियल को, और वो कहाँ ले जा रहे थे? वो यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। और वहाँ पर वो क्या कर रहे थे? उसके गुड्स बना रहे थे, मैन्युफैक्चर कर रहे थे उसे, और दोबारा से लाकर, मतलब जो प्रोडक्ट तैयार हुआ है उसे हमारे देश के अंदर लाकर दोबारा से बेच रहे थे। तो सोचिए, यहीं से मतलब रॉ मटेरियल जो कॉटन वगैरह है, जूट वगैरह है, इंडिगो, वो सब है, वो यहाँ से खरीदा पहले आपने रॉ मटेरियल, ठीक है। फिर आप उससे मैन्युफैक्चर जगह पर ले गए, वहाँ आपने प्रोडक्ट बनाया उसका यूके, और फिर दोबारा से प्रोडक्ट बनाने के बाद आप यहीं लेकर आए। अब लूटा कैसे? यहाँ से ले रहे हैं किसी चीज़ को 1 रुपये की एज अ रॉ मटेरियल, और उसे वहाँ मैन्युफैक्चर करके दोबारा लेके आ रहे हैं, तो उसी चीज़ को दे रहे हैं वो 10 रुपये की। तो 9 रुपये का हाईली जो प्रॉफिट है वो किसको जा रहा है? वो यूके को जा रहा है। और हमारा क्या हो रहा है? एक तो हमने लॉस में अपनी चीज़ को बेच दिया, ठीक है, और फिर हम हाई प्राइस पर उसे खरीद रहे हैं, तो हमें लॉस हो रहा है ना। तो इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत कुछ हमारे देश से लूट लिया। अर्ली स्टेज ऑफ कॉलोनियलिज्म, लेबर वॉज वेरी चीप। अगर देखा जाए, शुरुआती जब फैक्ट्री हमारे देश के अंदर आई, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो उस टाइम पर लेबर बहुत सस्ती थी, वेरी चीप, है ना। द कॉलोनियल गवर्नमेंट डिड नॉट रेगुलेट आइदर वेजेस और वर्किंग कंडीशन। इतनी सस्ती होने के साथ तो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, वो बोलती थी तो फिर क्या ही है ना। ये लोग मतलब वैसे भी इनके पास कोई काम नहीं है, तो इन्हें ऐसे सस्ते दामों पे रखो, और उन्हें ढंग से वेजेस भी नहीं देते थे, और जो उनकी वर्किंग कंडीशन भी थी वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। मतलब कोई टाइम पीरियड नहीं है ना। आप 12 घंटे काम करवा रहे हैं, किसी पर 15 घंटे काम करवा रहे हैं, और वेजेस वगैरह का तो नाम ही नहीं लेते थे। तो इस वजह से क्या हुआ? एक तरीके से जो वर्कर थे उनका डिस्क्रिमिनेशन हुआ, है ना, उनका शोषण हुआ। तो इस वजह से जो वर्कर मूवमेंट थे वो स्टार्ट हुए। दो ट्रेड यूनियन इमर्ज लेटर, उसके बाद क्या होता है? बाद में जो ट्रेड यूनियन है वो बनती हैं। द वर्कर डिड प्रोटेस्ट विदाउट ऑफ देम। देखिए, शुरुआत में क्या होता है? ट्रेड यूनियन तो बाद में आई, लेकिन पहले वर्कर ही थे जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और प्रोटेस्ट वगैरह किए। दिस वर्कर वर ऑल्सो ड्रॉन इन टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट बाई सम नेशनलिस्ट लीडर। देखिए क्या हुआ, जब ये वर्कर्स थे वो वर्कर मूवमेंट कर रहे थे, तो जो नेशनलिस्ट लीडर थे उन्होंने बोला आप एज ए एंटी कॉलोनियल मूवमेंट भी करिए, है ना, इसके अंदर भी आप पार्टिसिपेट कीजिए, जिससे क्या हो कि जो ब्रिटिशर हैं या फिर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके ऊपर प्रेशर बन सके। अब देखिए, हम समझते हैं ट्रेड यूनियन के बारे में कि इसकी स्थापना कब हुई, कैसे हुई, किसके द्वारा हुई। द फर्स्ट ट्रेड यूनियन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन अप्रैल 1918। देखिए, जो फर्स्ट ट्रेड यूनियन बनी वो लगभग अप्रैल 1918 के अंदर बनी, मद्रास के अंदर ये बनी थी, और इसकी स्थापना बाय द वीपी वाडिया हुई। अब देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमें पता भी होना चाहिए, ट्रेड यूनियन की स्थापना अप्रैल 1918 में हुई। अब देखिए, जो 18 है वो और V जैसा लगता है और V8 जैसा लगता है, तो आप याद रख सकते हैं अप्रैल 1918, 19 से कम होता है 18, तो 1918, और 8 से B, तो B भी बढ़िया और भाई मद्रास, है ना, समझ सकते हैं। और सोशल वर्कर एंड मेंबर ऑफ अ थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये एक सोशल वर्कर थी और एक थियोसॉफिकल सोसाइटी के मेंबर भी थे। ड्यूरिंग द सेम ईयर महात्मा गांधी फाउंडेड द टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। उसी साल लगभग 1918 में महात्मा गांधी ने टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। 1920 द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस आई, AITUC, आपको फुल फॉर्म याद होना चाहिए और ये आ जाती हैं। वॉज फॉर्म्ड इन बॉम्बे, कहाँ पर बनी थी? बॉम्बे के अंदर बनी AITUC। द AITUC वॉज अ ब्रॉड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। क्या था ये AITUC? एक ब्रॉड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन था जो कि इन्वॉल्विंग डाइवर्स आइडियोलॉजी। AITUC के जो मेंबर थे वो डिफरेंट टाइप की आइडियोलॉजी रखते थे, है ना। इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफ़ी अलग अलग तरीके की आइडियोलॉजी रखने वाले लोग थे। 1922 द गवर्नमेंट पास द 4th फैक्ट्री एक्ट। 1922 के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा 4th फैक्ट्री एक्ट पास होता है। ये क्या था? विच रिड्यूस्ड द वर्किंग डे टू 10 आवर्स। तो इसने बोला कि जो फैक्ट्री के अंदर जो काम कर रहे हैं, जो वर्कर हैं, वो 10 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं। मतलब जो टाइम था उस पर बाउंडेशंस लगा दिए गए, है ना। अब बाउंड हो गया है टाइम, ऐसा नहीं है कि आप 12 घंटे काम करवा रहे हैं, किसी पे 15 घंटे काम करवा रहे हैं। एक टाइम पीरियड फिक्स हो गया है कि 10 घंटे से ज़्यादा कोई काम नहीं करेगा, है ना। द इंडियन नेशनल कांग्रेस चूज टू फॉर्म अनदर यूनियन कॉल्ड द इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक दूसरी यूनियन बनाई जिसका नाम था इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, INTUC, जो कि मई 1947 के अंदर बनी।
ओके, आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। उसके बाद क्या होता है देखते हैं। इन 1966-67 द इकोनॉमी सफर्ड लीड टू अ डिक्रीज इन प्रोडक्शन। उसके बाद 1966 और 67 के टाइम पर इकोनॉमी हमारे इंडिया की सफ़र करती है। जो हमारे इंडिया का जो प्रोडक्शन था उसके अंदर हमें गिरावट देखने को मिलती है। ड्यूरिंग द इमरजेंसी इन 1975 एंड 77, उस टाइम पर इंदिरा गांधी रूल कर रही थी, मतलब सी वॉज द प्राइम मिनिस्टर। द गवर्नमेंट कर्व्ड ऑल ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज़। जो गवर्नमेंट थी वो सारी जो ट्रेड यूनियन थी उन्हें कर्व कर देती है, मतलब उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा देती है, बाउंडेशंस लगा देती है। द वर्कर मूवमेंट वॉज वेरी मच पार्ट ऑफ द वाइडर स्ट्रगल फॉर सिविल लिबर्टी। देन जो वर्कर मूवमेंट थे वो सिविल लिबर्टी के लिए भी स्ट्रगल करने लगते हैं। आगे समझते हैं। अब देखिए हम कास्ट बेस्ड मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। ये क्या था, कास्ट बेस्ड मूवमेंट क्या होते हैं, और इसके अंदर हम समझेंगे पहले दलित मूवमेंट को। देखिए दलित कौन है और इन्होंने क्यों मूवमेंट किया वो सब। The Dalit movement in India is related to a struggle for self-confidence to enhance their position in society। आगे समझेंगे दलित कौन है और इन्होंने मूवमेंट क्यों किया। देखिए जो दलित होते हैं वो लगभग हम बोल सकते हैं कि वो हमारे समाज के अंदर कुछ ऐसे लोग जो कि गरीब हैं, है ना, और उनका शोषण हो रहा है, वो दलित हैं, है ना। तो इनका क्या था कि इनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो काफ़ी डाउन था। तो दलित जो लोग थे वो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को एनहेंस करना चाहते थे, देयर पोजीशन इन सोसाइटी, और उनकी जो पोजीशन थी वो ख़राब थी तो वो अपनी पोजीशन को भी ठीक करना चाहते थे। इस वजह से जो दलित लोग हैं वो मूवमेंट करते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ स्ट्रगल फॉर अबॉलिश द अनटचेबिलिटी एंड स्ट्रगल टू बी टच्ड। तो जो दलित लोग थे वो अबॉलिश करना चाहते थे, जो समाज के अंदर अनटचेबिलिटी ऐसी चीज़ें बनी हुई हैं वो उन्हें हटाना चाहते थे कि इस टाइप का जो डिस्क्रिमिनेशन किसी कास्ट के लोगों के लिए चल रहा है ना, किसी एक प्रॉपर एक ग्रुप के लिए चल रहा है, जैसे कि इसके अंदर दलित हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। इस वजह से जो दलित लोग हैं वो मूवमेंट करते हैं। अब देखिए दलित को समझते हैं, ये दलित वर्ग है क्या। दलित मीन्स द पुअर, दलित मतलब गरीब लोग, एंड ऑप्रेस्ड पर्सन जिनका शोषण हुआ हो। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन मराठी, हिंदी, गुजराती एंड मैनी अदर इंडियन लैंग्वेज। और जो दलित वर्ड है उसे गुजराती, हिंदी, मराठी, बहुत सारी जो इंडियन लैंग्वेज हैं उनके अंदर एक कॉमन एक जो वर्ड है उससे जाना जाता है उन सारे लोगों को जो गरीब हैं और उनका शोषण हुआ है, तो एज ए दलित ही देखे जाते हैं। इट वॉज फर्स्ट यूज इन न्यू कॉन्टेक्स्ट इन मराठी बाई न्यू बुद्धिस्ट एक्टिविस्ट। मराठी के अंदर पहली बार इस वर्ड को यूज़ किया गया था वो बाई द न्यू बुद्धिस्ट एक्टिविस्ट द्वारा यूज़ किया गया था, जो कि बाबा साहेब अम्बेडकर के फॉलोअर थे इन अर्ली 1970s। इट रेफर टू दूज हु हैव बीन ब्रोकन ग्राउंड डाउन बाई दूज हाई कास्ट अबव देम इन डेलिबरेट वे। तो दलित लोग हैं वो किसके खिलाफ मूवमेंट कर रहे थे। देखिए जो हाई कास्ट के लोग थे वो क्या कर रहे थे, वो उन्हें सप्रेस कर रहे थे, है ना। तो लोग वो बहुत ज़्यादा टूटे हुए थे, तो वो हाई कास्ट को डायरेक्टली टारगेट करते हैं और वो उन्हें देखते हैं कि ये लोग हैं, इन्हें ज़्यादा समाज के अंदर प्रायोरिटी दी जाती है और हमारी जो क्लास है ना, हमारा जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो हम इसे एनहेंस करना चाहते हैं। दिस कैन बी सीन इन द सतनामी मूवमेंट ऑफ चमार्स। तो ये इन छत्तीसगढ़ के अंदर चमार्स का सतनामी मूवमेंट होता है, उसके अंदर इन सारी चीज़ों को प्रायोरिटी दी जाती है। देन आदि धर्म मूवमेंट होता है पंजाब के अंदर, है ना। महार मूवमेंट होता है महाराष्ट्र के अंदर। एंटी ब्राह्मण मूवमेंट होता है साउथ इंडिया के अंदर। ये सब किसके द्वारा थे, ये सब आपके दलित जो लोग थे उनके द्वारा ये सारे मूवमेंट किए गए थे। अब हम बात करने वाले हैं बैकवर्ड क्लास कास्ट मूवमेंट के बारे में। ये क्या थी, देखो आपने सुना होगा जैसे कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, है ना। तो सेम ऐसी बैकवर्ड क्लास के बारे में बात करते हैं। देन अपन सुनते हैं अदर बैकवर्ड क्लास मूवमेंट, है ना। तो अब हम बैकवर्ड क्लास कास्ट मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। ये कौन थे। द इमरजेंस ऑफ बैकवर्ड कास्ट क्लास एज अ पॉलिटिकल एंटिटी इन इंडिया हैज़ अकर्ड बोथ इन कॉलोनियल एंड प्री कॉलोनियल पीरियड। देखिए बैकवर्ड क्लास का मतलब जो लोग पीछे रह गए, है ना। हो सकता है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ का पार्ट हो, मतलब स्टेट में जो पॉलिटिकल पार्टी हैं और होती हैं, मतलब बैकवर्ड क्लास की कोई और पार्टी होती है, और जनरल जो कास्ट होती है, जनरल जो क्लास होती है उसकी अलग पार्टी होती है, और शेड्यूल ट्राइब है उनकी अलग पार्टी है, लाइक, है ना, बहुत सारी होती हैं। और ये कॉलोनियल और प्री कॉलोनियल टाइम से भी ऐसा है कि इंडिया के अंदर एज अ बैकवर्ड और मतलब जो अपर कास्ट के लोग हैं वो अलग अलग तरीके से ट्रीट किए जाते हैं, और इनकी पोजीशन भी समाज के अंदर बिल्कुल अलग है। From the 1920, a number of organizations united around the issues of caste and difference part of the country। तो लगभग 1920 से अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा नंबर्स में हमें इंडिया के अंदर जो बैकवर्ड क्लास के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो देखने को मिलेंगे, अलग अलग कास्ट के ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपसे बोल रहा हूँ जैसे आप किसी भी
उत्तर प्रदेश में जाइए, मध्य प्रदेश में जाइए, महाराष्ट्र में जाइए, तमिलनाडु में जाइए, तो वहाँ पे क्या होता है, एक तो आपकी होती है नेशनल पार्टी होती है, देन आपकी कुछ स्टेट पार्टियाँ होती हैं जो कि कास्ट बेस्ड पार्टी होती है ना, आपने देखा होगा। सच एज द यूनाइटेड प्रोविंस, मतलब बोल सकते हैं नॉर्थ वाला रीजन, हिंदू बैकवर्ड क्लास लीग है यहाँ पर, ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन, ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास लीग, टोटल 88 ऑर्गेनाइजेशन वर वर्किंग फॉर द बैकवर्ड। मैंने बोला था लगभग 88 ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बैकवर्ड जो कास्ट क्लास है उसके लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी लीग हैं, यूनियंस वगैरह हैं और ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं जो बैकवर्ड क्लास है उसके लिए काम करते हैं। तो अलग अलग जो हमारे समाज के अंदर जो अलग अलग जो ग्रुप बने हुए हैं, जैसे कि दलित वाला ग्रुप है, अदर बैकवर्ड वाला ग्रुप है, और जो हाई कास्ट वाले लोग हैं उनकी अलग अलग खुद की स्टेट पार्टियां हैं, है ना। और वो आपको इलेक्शन वाले टाइम पे आपको अच्छे तरीके से देखने को मिलती हैं, आप देख सकते हैं, है ना। आगे बात करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक ये सब क्लियर हो गया होगा, है ना। देखिए ये सारे मूवमेंट्स तो चल ही रहे थे, तो ये सब किसको टारगेट कर रहे थे, ये कर रहे थे हाई कास्ट वाले लोगों को टारगेट, है ना। ये अपनी पोजीशन को एनहेंस करना चाहते थे। अभी हमने दलित लोगों की बात की, देन हमने बैकवर्ड जो क्लास थी उसकी बात की, वो सब अपनी पोजीशन को एनहेंस करने की बात कर रहे थे, है ना। इसके अगेंस्ट में जो अपर कास्ट थी उसका क्या रेस्पॉन्स था, वो भी तो कुछ चाहते होंगे, है ना, कि ये सही है या गलत है। द इंक्रीजिंग विजिबिलिटी ऑफ बोथ दलित एंड अदर बैकवर्ड क्लास हैज लीड टू अ फीलिंग अमंग सेक्शन ऑफ अपर कास्ट दैट दे आर बीइंग टारगेटेड। देखिए क्या होता है कि इस चीज़ से पता तो लग ही जाता है, मतलब अगर बैकवर्ड क्लास है और दलित है, जो लोग मूवमेंट वगैरह कर रहे हैं, तो उससे ये फीलिंग तो अकर हो ही रही है कि अपर कास्ट के जो लोग हैं उन्हें टारगेट कर रहे हैं, है ना, वो टारगेट पर हैं। तो यहाँ पर जो अपर कास्ट वाले जो लोग हैं वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, वो बोलते हैं ऐसी बात नहीं है कि सब लोगों की जो कंडीशन है वो हर ग्रुप के अंदर बहुत अच्छी नहीं है। हो सकता है अपर कास्ट के जो लोग हैं उनके अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनका शोषण हुआ हो और उनकी अच्छी कंडीशन ना हो। हर कास्ट के अंदर होता है। दलित के अंदर जाओगे आप और बैकवर्ड क्लास के अंदर जाओगे तो आप देखोगे कुछ लोग तो बहुत अच्छी मेंटोस लाइफ जी रहे हैं और कुछ लोग हैं जिनके पास खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है ना। ऐसा हम देख सकते हैं समाज के अंदर, ये तो नॉर्मल है। जैसे कि 10% लोग हैं वो 90% से ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं और 90% लोग हैं वो बस 10% रिसोर्सेज के साथ ही सीमित है, देखने को मिलता है। द अपर कास्ट ग्रुप ऑल्सो बिल्ट अप द प्रेशर एंड एज अ रिजल्ट, तो अपर कास्ट के लोग होते हैं वो भी प्रेशर बनाते हैं और इसका रिजल्ट हमें 2019 के अंदर देखने को मिलता है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड 10% रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अमंग अपर कास्ट। देखिए जैसे कि अपर कास्ट बोलती है कि अपर कास्ट के सेक्शन के अंदर भी सबकी कंडीशन काफ़ी अच्छी नहीं है, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि इकोनॉमिकली सफ़र कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट के द्वारा पॉलिसी आती है और इसमें क्या था कि जो लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं, इकोनॉमिकली वीकर हैं, उनके लिए 10% रिजर्वेशन है। किस चीज़ के अंदर, एजुकेशन के अंदर और जो गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह हैं उनके अंदर। आगे चलते हैं। अब देखिए हम बात करने वाले हैं ट्राइबल मूवमेंट के बारे में। देखिए ट्राइब्स के बारे में जब हम बात करते हैं, जैसे कि शेड्यूल ट्राइब, देखिए ट्राइब्स तो बहुत सारी होती हैं लेकिन हर एक ट्राइब शेड्यूल्ड नहीं होती है ना। संविधान के अंदर शेड्यूल्ड नहीं है, अनुसूचित नहीं है। तो ऐसे ही कुछ ट्राइब्स हैं जो कि सूचित हैं, मतलब वो शेड्यूल्ड हैं। तो एनी ऑफ द ट्राइबल मूवमेंट्स लार्जली बिगिन इन द 90s कॉल्ड ट्राइबल बेल्ट इन मिडिल इंडिया। देखिए आपको देखने को मिलता है कि ट्राइबल लोग हैं वो भी मूवमेंट कर रहे हैं, है ना। और आज के टाइम पर जब आप और अगर आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पर ट्राइबल लोग रहते दिखाई देंगे। छत्तीसगढ़ जैसे झारखंड वगैरह हैं, वहाँ पे ट्राइबल जो कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट है। तो जब मतलब कह सकते हैं ये किसी भी पॉइंट से लेकर और जब वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर जब बस हमें ट्राइबल लोग दिखते हैं तो वो एक ट्राइबल बेल्ट होती है ना। जैसे कि मिडिल इंडिया के अंदर ऐसा देखा जा सकता है, सच एज अ संथाल्स, होस और ऑर्नोज, मुंडास इन छोटा नागपुर एंड संथाल परगनास, ये सब ट्राइबल्स के नाम है ना, जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनके नाम है। द रीजन कंटिन्यू द मेन पार्ट ऑफ वर्ड हैज़ कम टू बी कॉल्ड झारखंड। तो देखिए जो मेन रीज़न है अगर देखा जाए, मतलब जहाँ पे ट्राइबल लोग हैं वो बहुत ज़्यादा रहते हैं और वो डोमिनेट हैं, तो झारखंड हम बोल सकते हैं। झारखंड के अंदर बहुत ज़्यादा जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो रहती है। दीज वर ऑल्सो अ ट्राइबल मूवमेंट टुक प्लेस इन नॉर्थ ईस्ट, और ये लोग भी ट्राइबल मूवमेंट करते हैं। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपको आज भी देखने को मिलते हैं, नागालैंड है और जो ये मिज़ोरम वगैरह है उसके अंदर आज भी बहुत ज़्यादा, आज के टाइम पर भी आपको दिखेगा कि ट्राइबल मूवमेंट वगैरह होते रहते हैं। जैसे कि ये आपका इंडिया है तो ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पर तो आपका
यूपी वगैरह, एमपी वगैरह है। देन मिडिल इंडिया आप एमपी को बोल सकते हैं। देन छत्तीसगढ़, ये जो इतना रीजन है उसके अंदर आपको ट्राइबल कम्युनिटी डोमिनेट मिलेगी, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पर, तो वो ट्राइबल बेल्ट वाला एरिया है और वहाँ पे ट्राइबल मूवमेंट्स होते रहते हैं। हमने अभी ट्राइबल बेल्ट के बारे में बात की, मिडिल इंडिया के बारे में। देन हम फिर झारखंड के बारे में बात करने वाले थे, तो अब हम झारखंड के बारे में बात करेंगे कि झारखंड के अंदर बहुत ज़्यादा जब ट्राइबल लोग रहते हैं तो इनका क्या काम है ना, देखिए, और इनका क्या रोल था। द सोशल मूवमेंट फॉर झारखंड हैड अ कैरिस्मेटिक लीडर इन बिरसा मुंडा। देखिए, जब झारखंड के लोग सोशल मूवमेंट कर रहे थे, मतलब जो ट्राइबल मूवमेंट हो रहा था, सोशल मूवमेंट हो रहा था, उसके कैरिस्मेटिक लीडर थे बिरसा मुंडा। आपने आज भी नाम सुना होगा, अभी महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन चल रहा है ना, तो आपने नाम सुना होगा कि बहुत सारे लोग बिरसा मुंडा जी के को टारगेट कर रहे थे, मतलब उनका नाम लेकर जो लोग होते हैं, ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज का तो काम होता है कि किसी भी एक आइकॉनिक जो लीडर होता है किसी भी ग्रुप का, उसे हटाकर वहाँ से थोड़ी सी सिंपैथी देकर वहाँ से वोट वगैरह लेना। बट हम बात कर रहे हैं अभी अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम देखते हैं कि यहाँ के जो झारखंड से जो बिरसा मुंडा लीडर थे वो एक कैरिस्मेटिक लीडर थे एंड आदिवासी हु लीड अ मेजर अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश, जो कि ब्रिटिशर के खिलाफ खड़े हुए थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा अपना मेजर जो रोल था वो प्ले किया था उनके अगेंस्ट। आफ्टर हिज डेथ बिरसा बिकेम एन इम्पोर्टेंट आइकन ऑफ द मूवमेंट, और उनकी डेथ के बाद जो बिरसा जी थे वो एक इम्पोर्टेंट आइकन बन जाते हैं इस मूवमेंट के और उन्हें रिकॉग्नाइज किया जाता है ना। तो काफ़ी अच्छे इंसान थे जिन्होंने ब्रिटिशर लोग थे उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। द इश्यू अगेंस्ट विच द लीडर ऑफ द मूवमेंट इन झारखंड एगिटेटेड वर, तो क्या क्या इश्यूज थे, क्यों वो आवाज़ उठा रहे थे झारखंड में, क्यों उन्होंने मूवमेंट किया, उस चीज़ के बारे में हम अब थोड़ा सा देखते हैं। द एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर लार्जर इरीगेशन प्रोजेक्ट एंड फायरिंग रेंज, तो देखिए क्या होता है, जो ब्रिटिशर लोग थे उन्होंने क्या किया था, उनकी जो उनकी लैंड थी उसे वो एज ए इरीगेशन प्रोजेक्ट यूज़ करने लग गए थे, फायरिंग रेंज बना रहे थे वहाँ पे। तो अगर आप किसी के घर को उजाड़ने की बात करेंगे तो दुख तो होता है और वहाँ पे ऐसे मूवमेंट्स वगैरह अकर होते हैं। सर्वे एंड सेटलमेंट ऑपरेशंस हो रहे थे विच वर हेल्ड अप अ कैंप क्लोज डाउन, है ना, उनकी जो बस्तियाँ थी या फिर वो वहाँ पे रह रहे थे उन सबको बंद किया जा रहा था। कलेक्शन ऑफ लोन्स, और वहाँ से लोन, अब देखिए जो लोग जंगल में रहकर अपना लालन पालन जंगल से कर रहे हैं, वहाँ से फ्रूट्स वगैरह कलेक्ट करके ऐसे अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, आप वहाँ से लोन वगैरह लेंगे, रेंट वगैरह लेंगे, ये क्या बात है। कॉपरेटिव ड्यूज वगैरह विच वर असिस्टेड, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उन्हें देखने को मिली, देन वो मूवमेंट करते हैं। नेशनलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस विच दे बॉयकॉटेड, और ये सारी चीज़ें अकर होने लगती हैं। आपके टाइम पर जब EIC जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो वो रेलवे वगैरह लेके आई थी, तो ट्रेन की जो पटरी होती थी उस पर ना वो लकड़ी के जो बोर्ड होते थे उन्हें यूज़ करते थे। देखिए इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में आप लकड़ी लेके कहाँ से आएंगे, तो वो फॉरेस्ट को कट डाउन करते थे और फॉरेस्ट के अंदर ट्राइबल जो लोग हैं वो रह रहे हैं, तो आप किसी के घर को काट के अगर उन्हें बेघर कर देंगे तो ये भी तो गलत बात है ना। तो इस वजह से जो ट्राइबल मूवमेंट वगैरह होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, है ना। जब एक तो उनके पक्के घर नहीं है, फिर आप वो जंगल में रह रहे हैं, देन आप उन पे लोन वगैरह ले रहे हैं, उनसे रेंट वगैरह ले रहे हैं और उनकी जो रहने की जगह उसे ख़राब कर रहे हैं, वहाँ पे आप अपनी चीज़ों को बना रहे हैं या फिर वहाँ की जंगल की लकड़ियों को काट रहे हैं, तो कैसे चलेगा भाई, ये तो गलत बात है। तो यहीं से मतलब जो ट्राइबल के जो मूवमेंट होते हैं वो शुरू होते हैं, सोशल मूवमेंट वगैरह शुरू होते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब हम थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट को देखते हैं। नॉर्थ ईस्ट वन ऑफ द की इश्यू दैट बाइंड ट्राइबल मूवमेंट। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर मेजर जो पॉपुलेशन है वो ट्राइबल लोग हैं, है ना। तो वहाँ पे ट्राइबल मूवमेंट आए दिन होते रहते हैं, आज भी आपको देखने को मिलेंगे। द एलिनेशन ऑफ ट्राइबल्स फ्रॉम फॉरेस्ट लैंड, तो इसमें क्या था कि उन्हें फॉरेस्ट लैंड थे उससे एलिनेटेड कर दिया जाता है, कि जैसे उन्हें बाहर निकाला जा रहा था कि हटो यहाँ से, इस जगह को खाली करो, हमें लकड़ी की ज़रूरत है, हमें यहाँ के रिसोर्सेज की ज़रूरत है, वो सब, है ना। तो ये गलत बात है, इसके अगेंस्ट भी ट्राइबल मूवमेंट होते हैं। इन दिस सेंस इकोलॉजिकल इश्यूज आर सेंट्रल ऑफ ट्राइबल मूवमेंट। आप जंगल वगैरह को काट रहे हैं तो एक इकोलॉजिकल इशू है, सेंट्रल इशू बन जाता है, इस वजह से ट्राइबल मूवमेंट होते हैं। जस्ट एज अ कल्चर इशू ऑफ आइडेंटिटी एंड इकोनॉमिक इशू, और कल्चर इश्यूज़ की वजह से आपकी पहचान ख़त्म हो जाती है और इकोनॉमिक इश्यूज़ अकर होने लगते हैं। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, उन्हीं की वजह से, मतलब आप किसी का हक ले रहे हैं, किसी चीज़ से आप उन्हें बॉयकॉट कर रहे हैं, तो इस वजह से जो लोग होते हैं वो एक साथ आते हैं और वो मूवमेंट वगैरह करने लग जाते हैं। तो यही जब उनकी आइडेंटिटी वगैरह ख़त्म की जा रही थी, उनकी जो लैंड वगैरह थी उससे उन्हें बॉयकॉट किया जा रहा था, एलिनेट किया जा रहा था, तो इस वजह से वो लोग साथ में आके ट्राइबल मूवमेंट करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं द वुमेन्स मूवमेंट के बारे में। कि वुमेन्स की कंडीशन अगर पहले वाले टाइम को हम इंडिया में देखें तो बहुत अच्छी नहीं थी, और आज के टाइम पर एजुकेशन की जो लिटरेसी रेट है हम बोल सकते हैं वो बढ़ रही है, तो फिर कुछ लोगों के अंदर
कुछ लोगों की जो सोच है वो एक्सपेंड हो रही है, तो इससे क्या है, जो वुमेन्स की कंडीशन है वो सही हो रही है। आज के टाइम पर तो वुमेन हर जगह झंडे गाड़ रही हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो हर चीज़ में हैं। आर्मी में चले जाओ आप, एयरफोर्स में चले जाओ, प्लेन भी उड़ा रही हैं, देन आप IAS IPS डॉक्टर सर्जन एवरीवन, है ना, CEOs ऑफ द कंपनी एंड फाउंडर, सो बहुत सारी चीज़ें, तो मतलब काफ़ी अचीवमेंट है, तो ये मतलब प्राउड वाली बात है। तो अब देखते हैं कि उस टाइम पर इतनी अच्छी कंडीशन नहीं थी, तो वो किस तरीके से सफ़र कर रही थी। द अर्ली 20th सेंचुरी सॉ द ग्रोथ ऑफ वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन एट नेशनल एंड लोकल लेवल। तो देखिए क्या होता है, एज अ 20th सेंचुरी जो वुमेन्स के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके अंदर ग्रोथ होती है ना, और वो नेशनल और लोकल लेवल पर बनने लगते हैं, मतलब उन्हें एज अ नेशनल लेवल भी रिकॉग्नाइज किया जाता है, अलग अलग ग्रुप से आने वाली वुमेन्स होती हैं उन्हें ज्वाइन करती हैं, और लोकल लेवल पर भी ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होते हैं। 2017 में वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन बनता है, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस बनता है AIWC। अब 1926 एंड नेशनल काउंसिलिंग फॉर वुमेन इन इंडिया NCWI बनता है 1926 के अंदर। तो आप सब इन्हें याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब आपके CUET में तो वो पूछे जा सकते हैं, और आपके जो बोर्ड्स वाले एग्जाम हैं उनमें भी आ सकते हैं, देन आप इन्हें मेंशन कर सकते हैं। इट्स गुड। Though they succeeded to create an atmosphere where women's question could not be ignored। तो यहाँ पे क्या होता है, ये सारी जो कॉन्फ्रेंस एंड जो ऑर्गेनाइजेशन बन रहे थे, एसोसिएशंस वगैरह बन रहे थे, तो इनका एक ही क्वेश्चन था कि जो वुमेन्स के क्वेश्चन है उनके जब अपलिफ्टमेंट की बात हो रही है, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, है ना। जो माहौल क्रिएट हो रहा है आपको उसका जवाब देना पड़ेगा, और उनकी जो कंडीशन है और वुमेन्स के अपलिफ्टमेंट के बारे में आपको बात करनी पड़ेगी। यही उनकी सबकी जो वुमेन्स थी उनकी ये मांग जास्त थी। और अब हम पोस्ट 1947 वाले टाइम की बात करने वाले हैं। इसमें क्या होता है, एक्टिव वुमेन्स मूवमेंट बिफोर 1947। देखिए कुछ एक्टिव वुमेन जो मूवमेंट थे वो होते हैं 1947 से पहले होते हैं। सेकंड फेज ऑफ द इंडियन वुमेन्स मूवमेंट होता है चेंज बोथ इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी एज वेल एज आइडियोलॉजी। तो इसके अंदर क्या चेंज देखने को मिलता है जो बाद में होते हैं, जो सेकंड फेज होता है वुमेन मूवमेंट का, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन थे वो भी बढ़ते हैं, उनके टर्म्स भी बढ़ते हैं, है ना। जो स्ट्रेटजी थी उन ऑर्गेनाइजेशन की और वुमेन्स अपलिफ्टमेंट की बात कर रही थी, वो अलग तरीके से काम करती है, और उनकी जो आइडियोलॉजी होती है उसके अंदर भी हमें चेंज देखने को मिलते हैं। जब भी तो वुमेन्स आ जाएंगे हैं, और अच्छी बात है। इंपॉर्टेंट लीगल चेंज हैव टेकन प्लेस थैंक्स टू द कैंपेन बाई द वुमेन्स मूवमेंट। तो देखिए काफ़ी लीगल चेंज देखने को मिलते हैं, और अब तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी वुमेन्स को काफ़ी प्रायोरिटी दी गई है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन तो पहले ही बन चुका था, लेकिन फिर भी हम बोल सकते हैं आज के टाइम पे, मतलब आप देख सकते हैं कि बाई द लॉ अगर देखें तो लॉ का भी काफ़ी सपोर्ट है, एंड वुमेन्स भी अपने अपलिफ्टमेंट की बात कर रही हैं और वो काफ़ी आगे आ गई हैं, है ना। तो काफ़ी वुमेन्स जो मूवमेंट है उनका भी काफ़ी रोल रहा है इन सारी चीज़ों के अंदर। इश्यूज़ ऑफ लैंड राइट, है ना, लैंड राइट वगैरह के जो इश्यूज़ थे पहले उन्हें नहीं दिया जाता था, आज तो वो भी है। एम्प्लॉयमेंट हैव बीन फॉट अलोंगसाइड राइट अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एंड डॉरी। और जो भी सेक्सुअल हरासमेंट जैसी प्रॉब्लम्स और जो डिस्क्रिमिनेशन वुमेन्स के लिए था वो भी कम हुआ है। जो डाउरी वाला सिस्टम था कहीं कहीं ये आज भी चल रहा है, लेकिन बहुत जगह पर ही ख़त्म भी हो चुका है ना। जेंडर जस्ट सोसाइटी वुड अलाउ बोथ मैन एंड वुमेन टू बी फ्री। तो क्या है, सोसाइटी के अंदर जो जेंडर है, जो भी वुमेन और मेन है, उन्हें ये परमिशन है कि वो फ्री है ना। कोई किसी पर हक नहीं जता सकता है और कोई भी अलग नहीं है। बोथ आर इन द सेम पैरेलल लाइन, है ना। दिस ऑफकोर्स रेस्ट ऑन आइडिया दैट फॉर ट्रू फ्रीडम टू ग्रो एंड डेवलप। तो इसमें क्या है कि हाँ, सबको आज़ादी है, वो ग्रो कर सकते हैं और खुद को डेवलप कर सकते हैं। इनजस्टिस ऑफ ऑल काइंड हैव टू एंड। और हर तरीके का जो डिस्क्रिमिनेशन समाज के अंदर चल रहा है उसका एंड होना चाहिए। हर जो ग्रुप है, हर जो जेंडर है, वो अपने आप को अपलिफ्ट कर सके, सोसाइटी के अंदर ग्रो कर सके, डेवलप कर सके। द आइडिया ऑफ जेंडर जस्ट सोसाइटी इज बेस्ड अपॉन टू इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो जो जेंडर का जो आइडिया है ना, सोसाइटी के अंदर वो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, जैसे कि एजुकेटेड वुमेन विद मल्टीपल रोल्स एंड इम्प्रूव्ड सेक्स रेशियो। देखिए एजुकेटेड जब वुमेन होती हैं तो मल्टीपल रोल कर सकती हैं, जैसे घर की तो टेक केयर वो करती हैं, अगर एजुकेटेड हैं तो वो बच्चों को पढ़ा भी सकती हैं, है ना, और कोई और भी काम करती हैं। और इससे क्या होता है, इम्प्रूव सेक्स रेशियो भी होता है। तो क्या होता है, वो फैमिली जो स्ट्रक्चर होता है उसे भी समझने की कोशिश करते हैं, पहले से जो सारी चीज़ें होती हैं वो प्लान्ड होती हैं। देन इससे हमारे देश का जो सेक्स रेशियो है वो भी इम्प्रूव होता है। प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना एड ऑल। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, यहीं पे ये लेक्चर एंड हो जाता है। मैंने इस चैप्टर के जितने भी मूवमेंट्स हैं वो सारे आपको कंप्लीट करा दिए।
आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। आपने अगर पहला वाला लेक्चर नहीं देखा है तो वो भी देख लेना। और सोशियोलॉजी का, अब जो सोशियोलॉजी 12th क्लास की है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। दिस इज़ द एंड ऑफ सोशियोलॉजी। एंड अगर आपको किसी भी तरीके की नीड है, जैसे मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो लेके आऊँगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वहाँ से निकालूंगा, तो वो तो अपलोड कर ही देंगे। अगर आपको किसी और टाइप से रिवीजन करना हो या फिर पढ़ना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, है ना। एंड इफ़ यू लाइक द लेक्चर देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आपके लिए तो काफ़ी फ्री है लेकिन मुझे इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और जब मैं मोटिवेट होता हूँ तो मैं अलग अलग टाइप के लेक्चर्स लाने की कोशिश करता हूँ, है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, चिल करिए, बाय।